वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं और उसी के साथ साथ जो पीडीएम का मुस्तकबिल है। नवाज़ लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया रिसेंटली, और उसके अंदर उन्होंने दावा किया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके करीबी साथियों के साथ राब्ते में है और बातचीत भी करना चाह रही है, मगर मरियम नवाज़ साहिबा के साथ बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। मरियम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि उनकी जमात जो है वो फ़ौज के साथ बात करने के लिए तैयार है, मगर इससे पहले अपोजिशन का जो इत्तेहाद है पीडीएम, इसके प्लेटफॉर्म से बातचीत शुरू करने के ऊपर गौर होना चाहिए, बात होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि तहरीक-ए इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए तो इसके बाद बात हो सकती है। इंटरव्यू के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि फ़ौज जो है से बात उनकी जमात कर सकती है, मगर आइन के दायरे कार में रह के और अवाम के सामने। मरियम नवाज़ साहिबा का ये जो बयान है ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पीडीएम के जलसे जो हैं वो हो रहे हैं मुल्क भर के अंदर, और तकरीबन हर जलसे के अंदर ही नवाज़ शरीफ साहब जो मरियम नवाज़ साहिबा के वालिद हैं, उन्होंने रियासती अदारों और इदारों के अंदर मौजूद जो कुछ शख्सियात हैं उनके ऊपर सख्त तनक़ीद की है। नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानिए के ऊपर पीपल्स पार्टी और भी कुछ जो जमातें हैं उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया गया है। इसी हवाले से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात कर सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का एक हिस्सा है, मगर इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए को लेके, मगर उसके बाद उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया। डॉन न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा कि पीडीएम के जो जलसे हैं उसके अंदर किसी मखसूस इदारे या फरीक का नाम लेने के हवाले से कुछ तय नहीं हुआ था और ना ही कोई पाबंदी लगाई गई थी। जबकि इससे पहले जो एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो जलसों के अंदर नाम लिए वो सुन के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एक धचका लगा था। क्या दोनों जो जमातें हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो रवैया है वो कुछ नरम पड़ रहा है? बाकी भी क्या पीडीएम की जो जमातें हैं वो इनके इस नए स्टैंड, अगर हम कह सकें कि ये एक नया मौक़िफ़ है या एक नई पॉलिसी है, तो क्या वो इनके साथ खड़े हुए हैं? इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान लीग नवाज़ के नायब सदर और साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब, और हमारी दूसरी मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। खुर्रम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पीडीएम के जब जलसे शुरू हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ बहुत साफ़ था। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई इदारों से है, इमरान खान साहब से नहीं है, क्योंकि वो उनको तो लाया गया है। आज अब मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं अगर वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दें। तो सर, जिससे लड़ाई है उससे आप बात करने को तैयार हैं, और जिससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं था या जिनको आप समझते ही नहीं थे कि उनसे आपने लड़ाई करनी है, उनको आप घर भेजना चाहते हैं। क्या ये आपकी कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है? हम भी कहें कि आपने यू टर्न ले लिया? सबसे पहले तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि हमारी लड़ाई इदारों से नहीं किरदारों से है, जिसे मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकारीर में क्लियर भी किया सब कौम के सामने। दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम का एलामिया 20 सितंबर को जारी हुआ था, आपके नाजरीन के लिए उसकी जो शिक 2 है मैं पढ़ देता हूँ। मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत को मसनूई इस्तेकाम उस एस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है जिसने इलेक्शन में धांधली के जरिए उसे अवाम पर मुसल्लत किया। इजलास ने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ये मुतालबा किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। एस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत दिए गए हल्फ और उसकी मुतय्यन करदा हदूद की पाबंदो पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहें। अब ये वो अंडरस्टैंडिंग है जिस पर मुस्लिम लीग नून ने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दस्तखत किए हैं, और यही हमारी बुनियाद है। अब उसके ऊपर बाज जमातों का तरीक़ेकार फर्क है, हमारा बोलने का जज्बा शायद फर्क है, लेकिन दिस इज द फाउंडेशन। बुनियाद यही है कि भाई जिस तरह बिलावल साहब ने भी डॉन न्यूज़ को ही जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि पीडीएम में शामिल जमातें सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के मुदाखलत के खिलाफ मुत्तफिक है,
اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے یہ چلتی رہیں گی. جہاں تک انہوں نے مریم بی بی نے آج گفتگو کی بات کی ہے, ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت گھر جائے, بھیجنے کا انہوں نے نہیں کہا کہ بھیجا جائے, اور کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت جو ہے تو یہ سر وہ مذاکرات ہونے چاہیے. اشارہ تو بالکل یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اسے گھر بھیجے گی تو وہ گھر جائے گی نا. تو اسی لیے میں نے یہ آپ کو شک نمبر 2 پڑھ کے سنائی نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کر آئی ہے وہ انہیں یہاں سے لے جا بھی سکتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل میں جو بھی 2020 تک ہوا, جس کا ذکر اعلامیے میں بڑے تفصیل میں دیا گیا ہے, ہم نے آگے کیسے جانا ہے, اور آگے جانے کا پہلا قدم جلد از جلد صاف, شفاف اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک انتخابات. اس پر ہمیں کلیئرٹی آنی چاہیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی گفتگو کرنی پڑتی ہے تو گفتگو بھی کریں گے. جو ہماری سیاسی جدوجہد ہے وہ جلسوں کے ذریعے, ریلیوں کے ذریعے, ابھی جب انشاءاللہ 22 تاریخ کو پشاور میں ہوگا, پھر ملتان میں ہوگا 30 نومبر کو, اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا, اور اس کے بعد سے جو بھی احتجاجی پروگرام پی ڈی ایم تعین کرے گی, مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان انتخابات تک پہنچنا ہے جو پاکستان کے عوام بلا خوف و خطر یہ فیصلہ کر سکیں کہ پاکستان پر کس کی حکومت ہوگی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کا اعلیٰ ترین اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو. صحیح. روبینہ صاحبہ, آپ نے خرم صاحب کی بات گفتگو سنی, انہوں نے کیا کہا, تو روبینہ صاحبہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گھر چلی گئی اس دن اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے گفتگو اور ڈائیلاگ وہ ہو سکتا ہے, اور اسی کے بعد اس ڈائیلاگ کے ذریعے یہی فیصلہ ہوگا کہ کتنے صاف الیکشنز ہونے ہیں؟ بالکل جی, میں سمجھتی ہوں کہ خرم صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ ساری بات مکمل کی ہے, اور یہ بات تو بہت کلیئر روز اول سے ہی ہے. اس میں کافی ابہام پیدا کیے, کافی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناکام کوششیں بھی کی گئیں, لیکن ہمارا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہمارے چیئرمین کا موقف بڑا کلیئر تھا. ان کے انٹرویو کو لے کے بھی توڑ مروڑ کے اس کو پیش کیا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہ بلکہ تب بھی کہہ رہے تھے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کسی فرد واحد کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اداروں کا جو رول ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی روز اول سے یہ بات کرتی ہے کہ ہر ایک ادارہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اگر رہ کے کام کرے, جو کہ ان کو کرنا چاہیے, تو ملک میں یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے. اور یہ صرف ایک الیکشن کی بات نہیں ہے, مطلب اگر آپ اس کو 2018 کا الیکشن کہتے ہیں یا 2013 کا الیکشن کہتے ہیں, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی, اگر آپ کو یاد ہو تو بے نظیر بی بی شہید کافی دفعہ ان الیکشنوں کی بات کر چکی ہیں کہ الیکشن چوری ہوتے تھے. یہ وہ بات تب وہ بھی کرتی تھی جب وہ حیات تھی. تو یہ تو ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جس کو ہم نے سب نے مل کے حل کرنا ہے. اور آج مریم بی بی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی مجھے لگا کہ بڑی خوش آئند ہے کہ دیکھیں ہمارا جھگڑا کسی ادارے سے نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ جو پاکستان کا ہے وہ ہمارا ادارہ ہے. کسی بھی ادارے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی اور ملک کے ادارے یہ نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے بھائی بیٹے بہنیں جو ہیں ان سب اداروں میں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار آپ پورے ادارے کو نہیں ٹھہرا سکتے. اور اس کے لیے بہتری کا راستہ یہی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو موجودہ روبینہ صاحبہ, کون غلط فیصلہ کر رہا ہے آج کل اداروں میں؟ دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے پہلے تو یہی جائے گا, کیونکہ نیچرلی ان کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے عوام بہت زیادہ تکلیف میں ہے. یہ الیکشن ہوئے ہوئے تو دیکھیں آپ کو کافی سال ہو گیا, 2-2.5 سال کا عرصہ تو گزر ہی گیا ان کو, لیکن اپوزیشن بھی تب باہر نکلی ہے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ الیکشن رزلٹ تو چلو ہم نے نہ مانتے ہوئے بھی ہم نے کہا ان کو موقع دیا جائے, ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. ایک جمہوری تسلسل ہے جو چلنا چاہیے, لیکن جو 2-2.5 سال میں انہوں نے ملک کی معیشت کا حل کیا, لوگوں کی عوام کی جو مشکلات ہیں اس میں اس قسم کا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب مزید برداشت کرنا ان کو کم از کم جو ہے, تو کہتے ہیں نا جو کام بھی ہوتا ہے آپ مرحلہ وار کرتے ہیں, تو مرحلہ وار پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ نجات ہے. عوام نجات چاہتے ہیں اس حکومت سے, اس موجودہ سلیکٹڈ سیٹ اپ سے, تاکہ پہلے یہ تو گھر جائے.
اور ڈائلاگ کرنے میں، بات کرنے میں میں سمجھتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اپنے لوگوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں، تو ہم کسی دشمن سے تو بات چیت نہیں کر رہے ہیں نا. آپس میں مفاہمت سے اور اگر بات چیت سے مسائل کا حل آ سکتا ہے تو اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہے. تو یہ اچھا وہ ہوگا، سٹیپ ہوگا کہ پہلے بالکل ان کو اپنے جائیں اپنے اپنے گھروں پہ واپس ان کو بھیجا جائے، اور اس کے بعد بیٹھ کے لائے عمل جو ہے وہ طے ہونا چاہیے اور مشاورت سے طے ہونا چاہیے کہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب اس ملک سے اور اس وطن سے محبت کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے جو رائٹ پاتھ پہ ڈالنا ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ باہمی مشورہ جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں روبینہ خالد صاحبہ سے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو موقف ہے ڈائیلاگ کو لے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خرم صاحب سر بتائیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو سر اس وقت پھر آپ کا جو بھی ایک لاہ عمل ہے یا آپ کے دماغ میں جو بھی آئیڈیا ہوگا، خاکہ ہوگا کہ یہ ڈائیلاگ ہوگا، تو سر اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا؟ کیونکہ ملک بھی تو آخر کسی نے چلانا ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیج دیا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کون چلائے گا؟ اور یہ جو ڈائیلاگ ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں، پھر یہ کتنے عرصے اندازاً آپ کے خیال میں چلے گا جب تک یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو جاتے؟ اور وہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، یا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی اس عرصے کے لیے گورن کرے؟ دیکھیے، ہمارے پاس ایک ہی براہ راست بلو پرنٹ ہے جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں. ہم آئین پر عملداری چاہتے ہیں، اور آئین یہ کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس طرح آئین میں لکھا ہوا ہے اس طرح بننا چاہیے. اور اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن تک میکسیمم وقت ہے، تو 90 دن کا وقت ہوگا. سر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب مل کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ڈیسائیڈ کریں؟ جی ہم جی چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو پاکستان کے عوام کے گلے جس طرح روزانہ کٹ رہے ہیں فوڈ انفلیشن کی وجہ سے، اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کی وجہ سے، اور جو خارجہ پالیسی کا انہدام ہمارے سامنے ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو چاہے گفتگو بھی ہونی ہے، مریم بی بی نے کلیئر کیا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم چاہیں گے کہ وہ مذاکرات ہوں. مذاکرات یہی ہیں کہ ہم تمام ادارے، سیاسی پارٹیاں اس پر ایگری کریں کہ سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی، اور عوام جس کو چنے اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے. اور جس قسم کی سیاسی انجینئرنگ، جو میں نہیں کہتا، 2 سابق چیف جسٹس باری باری کہہ چکے ہیں، جو انجینئرنگ ہوئی ہے میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن سے لے کر ان کی کنوکشن تک، نیب میں جس طرح مسلم لیگ نون کے درجن سے زائد جو لیڈران ہیں ان کو گھسیٹا گیا ہے. آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں وہ بے مقصد اور بغیر کسی ثبوت کے جیلوں کے اندر پڑے ہیں. تو یہ سارے معاملات سیدھے کر کے ہمیں اس پر ایگری کرنا ہے، اور اس میں اس طرح میں نے کہا کہ ہمیں باہر سے کوئی نیا فارمولا نہیں چاہیے. یہی ایگریمنٹ کرنا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل ہو. اندازاً آپ کے خیال میں کتنا وقت لگ جائے گا ایسے ڈائیلاگ کے اندر؟ جی ایسا ڈائیلاگ اندازاً اگر آپ کے ایسا خیال موقع میں بنتا ہے، اس قسم کے ڈائیلاگ کے اندر کتنا وقت لگ جائے گا؟ جی ڈائیلاگ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں 90 دن بہت قلیل عرصہ ہے. there is ample time کہ جس میں یہ ڈائیلاگ 2-3 ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں. بیکاز جس طرح میں نے کہا، ہم نے کوئی نیا فارمولا بیٹھ کر نہیں لکھنا. وہ جو آئین کی سبز کتاب ہے اسی پر عملداری کا فیصلہ کرنا، اور یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام ادارے جن کا اپنی اپنی حدود کے اندر رہیں، بالکل صحیح تو سر، انتہائی احترام ہے، وہ اپنی حدود سے باہر مت آئیں، اور حدود آئین میں تعین کر دی گئی. بالکل
جی रुबीना साहिबा, ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब ब्लू प्रिंट दे रहे हैं, अगर ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ है तो क्या इसका ये भी मतलब है और हम ये भी समझें कि पीडीएम की तब सारी जमातें ये चाहती हैं कि सूबाई हुकूमतें भी ख़त्म हो जाएं जब ये डायलॉग हो? सिर्फ एक ये तो नहीं हो सकता कि आप सेंटर में हुकूमत गायब कर दें, वहाँ केयर टेकर सेटअप आ जाए और 4 सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बैठी रहें जब तक ये केयर टेकर सेटअप चलता है और डायलॉग चल रहा है? बिल्कुल, पहली बात तो ये है, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि इस बात का तयन करना और इस बात का फैसला करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसकी सारी डायरेक्शंस, इसका मैनुअल, वर्किंग मैनुअल जो आप जिसको कह सकते हैं किसी मशीन का भी होता है, वो आपका आइन है और उस आइन के अंदर बड़ी क्लियरली चीज़ें डिफाइंड हैं। अगर उसको फॉलो करते हुए फैसले किए जाएं तो बहुत टाइम उस पर नहीं लगेगा, कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सकती है। बाकी जो आपका सवाल रहा उसके हवाले से, नेचुरली जब ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बातचीत होगी और पीडीएम की मुशावरत से बात होगी, तो जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि मेरा बयानिया वही है जो पीडीएम का बयानिया है। तो जब मुश्तरका मुशावरत से एक बातचीत होगी और उस पे जो लायामल तैयार किया जाएगा, नेचुरली लीडरशिप उस पे एग्री करेंगे, तो ये जो जिस तरह से सिलसिला है ये उस तरह से होगा। और इनका जो जाना है वो तो ठहरा है, क्योंकि हम समझते हैं कि अवाम का जो एक रेफरेंडम, आप समझिए ये जलसे नहीं है पीडीएम के जलसे, ये एक रेफरेंडम है जो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लोग जो हैं वो निजात चाहते हैं और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। रुबीना साहब, रनिंग आउट ऑफ टाइम, अ वेरी क्विक क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। इस डायलॉग के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप शामिल करेंगे, दोनों जमातें? येस और नो प्लीज, वक्त नहीं है। देखिए, अगर आप आइन और उसकी हम बात कर रहे हैं तो नेचुरली वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी बातचीत होगी उसमें जो उनका रोल बनता है वो होना चाहिए। जी, ये फैसला पीडीएम ने करना है। खुर्रम साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डायलॉग का हिस्सा होगी? जी, ये फैसला तो पीडीएम ने करना है। मुस्लिम लीग नून की राय ये है कि कठपुतलियों की बजाय जो उनकी तारें हिलाते हैं उन्हीं से बराह रास्त बात की जाए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, इन्होंने हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस के सिलसिले में सहाफ़त के हवाले से एक जज ने बात की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मीडिया के ऊपर पाबंदियों का, और इसी हवाले से हुकूमती किरदार के ऊपर जो एक अहम अदालत की तरफ से कुछ कमेंट्स आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक सहाफ़ी की जो हरासगी के हवाले से पिटिशन थी उसको निपटाते हुए हुकूमत से ये कहा है कि वो इस तासुर को ज़ाइल करे कि मीडिया को खामोश करने में उसका, यानी कि हुकूमत का, कोई हाथ है, और इसी हवाले से जो मीडिया है या मीडिया की तंजीमें हैं उसके साथ हुकूमत को एक डायलॉग करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट है इसकी शिकों की FIA की तरफ से ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, और इसी की वजह से इस कानून के नीचे जो रजिस्टर होती हैं FIRs या शिकायतें, उनमें ख़ासा इजाफ़ा हो रहा है। अदालत के मुताबिक FIA से ये तवक्को की जा रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट के तहत सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मुक़दमात हैं उनके अंदराज से क़बल ख़ुसूसी गाइडलाइंस बनाए। इसी इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद साहब। ये डॉन अखबार इस्लामाबाद के सीनियर नुमाइंदे हैं। वेलकम टू द शो असद। जी असद, बताइएगा कि क्या आज ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए, क्या ख़ास उन्होंने बातें की जिनको हाईलाइट करना चाहिए? कल का जो दिन था उसमें एक तो ये कि इस्लामाबाद में मीडिया के जो पाबंदियाँ उसके हवाले से रैली वगैरह भी एक निकली थी जो कि पार्लियामेंट हाउस तक गई थी नेशनल प्रेस क्लब से। इसके साथ ही कल जो है ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, ये एक सहाफ़ी थे जिनको FIA ने पीका एक्ट, जो साइबर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसको साइबर क्राइम्स एक्ट भी कहते हैं,
उसके तहत एक अनडेटेड नोटिस भेजा था जिसमें ना तो तारीख थी और ना ही ये लिखा था कि उसको किस लिए बुलाया जा रहा है। और फिर ये कि उस सहाफ़ी ने ये कहा कि मेरे घर पे रेड भी किया FIA वालों ने। तो एक पिटीशन उन्होंने फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल वो केस निपटाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये उसमें 3-4 चीज़ें थीं। एक तो ये पीका जो एक्ट है, इसमें आपको मालूम होगा कि ये साबिका जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में ये कानून जो है उस जिस वक्त ये ड्राफ्ट किया जा रहा था, इस पे जो बहस वगैरह हुई थी, तो इसमें एक चीज़ बार बार सिविल सोसाइटी ने हाईलाइट की थी कि इसका मिस यूज़ जो है वो हो सकता है, लेकिन उस वक्त इन बातों को नहीं किया गया। लेकिन अभी जो हम देखते हैं कि यहाँ पर मुतअद्दिद सहाफ़ी जो हैं उन पर सिर्फ इस वजह से FIR जो है वो कटी हैं कि उनके ट्विटर अकाउंट पे कोई ट्वीट वगैरह किसी ने कर ली, और या फिर के किसी ने फेसबुक पे अगर कोई चीज़ अपलोड कर दी जो कि जो और कोई भी प्राइवेट शख्स जो है वो उस पर कंप्लेंट कर सकता है। तो इस पे बहुत से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो FIR जो है वो दर्ज हुई हैं। बल्कि आप असद ये बताइएगा कि ये जो FIRs रजिस्टर हुई हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ये क्या कोई शिकायत आती है FIA को तो वो ये रजिस्टर करते हैं FIR, या ये खुद ही कार्रवाई सारी जो है FIA के ऑफिशियल्स ही कर रहे हैं? इस पे मैं जो 2-3 मैंने जो केसेस देखे, खुसूसन एक सहाफ़ी असद तूर हैं, उनकी FIR का मैं जिक्र करूँगा कि वो एक जो उसमें कंप्लेनेंट है वो एक आदी पिटिशनर है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने मुतअद्दिद इस तरह से मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर पिटिशन्स की। वही शख्स जो है वो कंप्लेंट करता है, और कंप्लेंट होती है जातली थाना में। जातली जो रावलपिंडी का एक सबर्ब है, वहाँ पे एक कंप्लेंट होती है, और वहाँ पर जो है ये उसके बाद जो है ये FIR कट जाती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो पीका एक्ट है इसको आप FIA को ये भी कहा, एक गाइडलाइन दी है कि आप इसके ऊपर रिव्यू करें, और इसमें आप स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको जो है वो एक गाइडलाइन जो है वो तैयार करें। और उसमें ये भी कहा है कि अगर पीका एक्ट में अगर किसी तरमीम की ज़रूरत होती है तो वो भी स्टेक होल्डर के साथ जो है वो ये स्टेक होल्डर से कोर्ट की क्या मुराद थी? सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं वो, या हुकूमत की बात कर रहे हैं, या सिविल सोसाइटी की, या ये FIA की? देखिए इसमें ना 2 किस्म की एक उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी थी। एक तो FIA का था कि वो रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर में मेरे ख्याल में जो कौमी इदारे हैं शायद वो भी होंगे, और सहाफ़ी भी होंगे, और सिविल सोसाइटी के भी लोग, वो उसको डिफाइन नहीं किया। लेकिन जो दूसरी उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से भी एक उन्होंने डायरेक्शन दी कि सहाफ़ियों को जो हरासा किया जाता है, तो उनका ये था कि इस किस्म की चूँकि FIRs कट रही हैं जिनके ख़िलाफ़ पिटिशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में आ रही हैं, तो इसके रोकथाम करने के लिए ये है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रपोज बिल है उसमें जो हुकूमत है वो सहाफ़ती तंजीमों यानी कि PFUJ है, APNS है, CPNE है या दीगर जो है उनके साथ मिलकर कोई एक गाइडलाइंस जो है वो बनाए, ताकि अगर किसी सहाफ़ी को हरासा किया जाता है तो उसके पास कोई फोरम होना चाहिए जहाँ पे वो इस किस्म की, अगर उसको हरासा किया जाता है तो वो उस पर वहाँ पे उस फोरम से रुजू कर सके, ना कि इस्लाम या हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या दीगर जो उसको कोर्ट जाना पड़े सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आपने हमसे बात की। ना यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पेशावर के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर का, जहां की तालिबात ने एक एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इसलिए निकाली क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, तालिबात हैं, वो ये कहती हैं कि यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं वो स्टूडेंट्स को जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं। तालिबात का मौक़िफ़ ये है कि पर्चों रिसर्च प्रोजेक्ट्स की जांच पड़ताल के दौरान असातिज़ा जो हैं उन्हें हरासा करते हैं, और उनके साथ पढ़ने वाले जो मर्द तालिब इल्म हैं वो भी काबिल एतराज़ जुमले कसते हैं, और अभी तक यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया।
इस इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिया कॉलेज सिटी पेशावर की तालिबा कशमाला साहिबा। कशमाला साहिबा, वेलकम टू द शो। बताइएगा हमें कि ये कब से मामला चल रहा है और आपने एहतजाज से पहले यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कितनी दफ़े कोशिश की? हरासमेंट का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस्लामिया कॉलेज में, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इसमें तमाम टीचर्स इन्वॉल्व हैं। काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, काफ़ी अच्छी टीचर्स भी हैं, लेकिन इन्हीं अच्छे लोगों के दरमियान कुछ ऐसे बुरे लोग भी हैं जो कि ये सब कुछ करते हैं। कई लड़कियों में हिम्मत नहीं होती बात करने की, लेकिन पिछले हफ्ते एक केस सामने आया जिसको हमने रिपोर्ट कराया इंतज़ामिया को, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया, उस पर ना हमें कोई रिपोर्ट मिल रही थी, कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। हमारी जो एप्लीकेशन है, रिटन कंप्लेंट जो है, वो वीसी के ऑफिस तक नहीं पहुंच रही थी। हम लोग बार बार। तो आपने रिटन कंप्लेंट कशमाला किधर जमा करवाई और आपको ये कैसे मालूम हुआ कि वो वीसी के दफ्तर तक पहुंची ही नहीं? हमने जो रिटन कंप्लेंट थी वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाई थी, और वीसी को जिस दिन हमने प्रोटेस्ट किया 6 दिन बाद कंप्लेंट के, उस दिन वीसी को पता लगा कि यहाँ पे कुछ हरासमेंट इशू हुआ है। सही सही। तो ये कब से मामला चल रहा है और क्या मतलब कि जैसे आपने कहा कि कुछ असातिज़ा ऐसे हैं, ये मतलब नहीं है कि सभी ऐसे हैं, मगर ये जो असातिज़ा हैं या जो हरासा करते हैं, क्या उनका जो उनकी जो ये हरकतें हैं उनके बारे में क्या सब तालिबात को मालूम था और जो बाकी असातिज़ा भी हैं उन तक भी ये बात पहुंची हुई थी? ये कब से मामला चल रहा है? असल में बात ये है कि तकरीबन सबको पता है पूरी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जो कि इस चीज़ के लिए याद है, मतलब वो करते हैं। इसलिए जो भी जूनियर्स आते हैं जाने हुए हैं, सब जानते हैं कि वो ये करते हैं। इसलिए जो भी जूनियर्स आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप इन टीचर से दूर रहें, ठीक है। तो इससे पहले क्या था कि कोई आपको पता है हम किस सोसाइटी में रहते हैं, कितनी स्टिग्मेटाइज्ड है, उसमें कोई बात कर नहीं सकता। अवल तो जो पेरेंट्स है वो अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव नहीं होते, उसके बाद जाके अगर आप कंप्लेन भी कर दो तो दैट थिंग बैकफायर्स ऑन यू, वो उल्टा आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। तो इस बार जो है एक केस हुआ था और उस केस के बेसिस पर जो हमने रिटन कंप्लेन जो है वो दर्ज की, उसके बाद हम लोगों ने पीस वॉक जो है अरेंज किया, एक प्रोटेस्ट अरेंज किया ताकि अवेयरनेस फैले और हमारे कुछ डिमांड्स थे यूनिवर्सिटी से ताकि हम वो पूरे हो जाएं। एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया हमने, और हमारे बड़े सिंपल ही डिमांड थे कि जो हमारे पास हरासमेंट एक्ट है HEC की तरफ से वो इम्प्लीमेंट हो। कोई वोकल पर्सन हो फीमेल जो कि ऐसी लड़कियां जो कि बात नहीं कर सकती वो बिना झिझक इनके पास आए, अपने मसले जो है वो उनके थ्रू सामने लाए। हमारी डिमांड बहुत सिंपल थी, और ये कि जो पर्सन इन्वॉल्व है इस रिसेंट केस में उसको सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द एक्शन लिया तो जाए। कशमाला, जब ये आपने रैली की तो क्या इसके बाद वीसी को पता चला और क्या फिर आपने उनसे बात की? जी बिल्कुल, राइट आफ्टर द प्रोटेस्ट हम लोग मिले वीसी से और उन्होंने कहा कि अब एक्शन हम लेंगे, उन्होंने बोला इस तरह, लेकिन उसके बाद से अभी कुछ अपडेट नहीं आई है। तो गवर्नर साहब की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुई व्हिच इज अ रे ऑफ होप फॉर अस। तो कशमाला, वीसी से जब आपने बात की तो क्या उन्होंने कोई आपको डेडलाइन नहीं दी, उन्होंने कोई आपको तसल्ली नहीं दी कि हम इतने दिन के अंदर मालूम करके कोई फैसला करके आपको बताएंगे, या सिर्फ ये था कि उन्होंने कहा अच्छा मैं मालूम करता हूँ और फिर बात वहीं रह गई? उन्होंने बड़े अच्छे से तसल्ली दी कि आप ऐसा समझे जैसे कि आपने अपने फादर को ये इशू बोला और आप मुझसे उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना आप अपने अब्बू से एक्सपेक्ट करेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में हमें तसल्ली दी, लेकिन मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता। सिर्फ हरासमेंट ये नहीं थी कि हो गई, हमने रिपोर्ट कराया और प्रोटेस्ट किया, पोस्ट हरासमेंट हो रही है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था उनको हरास किया जा रहा है, जो विक्टिम्स हैं उनको कई तरीकों से और हरास किया जा रहा है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस रैली में, इस प्रोटेस्ट में, तो उनको हरास किया जा रहा है। लाइक दिस हरासमेंट डजंट स्टॉप देयर, वो चलता जा रहा है। उस लड़की के खिलाफ एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, पूरे क्लास को जबरदस्ती ऑफिस में बिठाकर उस पर साइन लेके जा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ सेकेंड सेमेस्टर के हमारा सहारा बने थे, उनको उनकी एप्लीकेशन हो या उनके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो, उनको सिग्नेचर नहीं दे रहे, उन पर साइन नहीं कर रहे चेयरमैन वगैरह या ऐसे अथॉरिटी जो है। क्यों? क्योंकि वो से कहते हैं मुंह पे के जाके उनसे सिग्नेचर लो जिनके साथ कल आप खड़े थे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया कशमाला, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।